हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से समग्र बैच में। ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 की एक धुआंधार शुरुआत यहां करते हैं, वायुमंडलीय परिसंरचना व मौसम प्रणालियां। देखिए दोस्तों, यह चैप्टर अपने आप में जो इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ जो चीजें हैं आपके पास में ओपन एंडेड सी जो है एक्सप्लेन कर रखी है। जब मैं कह रहा हूं ओपन एंडेड एक्सप्लेन कर रखी है, व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय दिस सर? व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय दिस इज काफी सारी चीजें इसमें पूर्ण नहीं है, तो इसमें हम उनका इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। काफी सारी चीजें होगी, जैसे आपके फ्रंट होने वाले हैं, साइक्लोन्स होने वाले हैं, आपके एयर मासेस होने वाले हैं आपके, है ना। तो इन सारी चीजों को जैसे ही हम 11वीं के एनसीईआरटी के आगे की जो रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे, तो हम उसमें और भी ज्यादा आपके पास में क्या है, अच्छी और बेटर अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। कोशिश की गई है कि जो एनसीईआरटी इस लेसन तक का जो बातचीत की गई है उसको हम बहुत अच्छे से करें। इसके ऊपर भी कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे हम अगली रेफरेंस बुक्स के अंदर, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेसन, आप इसको मार्क कर सकते हैं 5 स्टार, है ना। यू कैन मार्क दिस लेसन एज 5 स्टार। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 लेसन्स हो चुके हैं हमारे इसी समग्र ज्योग्राफी की क्लासेस के अंतर्गत। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलने वाली है @jagdish_jangid123 इस हमारे टेलीग्राम हैंडल से, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो, आप जे सर PW यूपीएससी, ये मेरा व्यक्तिगत आपका टेलीग्राम हैंडल है। इस पे आप अपना बैच, अपनी जानकारी, जो भी है क्वेरी, पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे मैं कोशिश करूंगा आपके एकेडमिक डाउट्स जरूर क्लियर किया जाए दोस्तों, ठीक है। और हर वीकेंड हमारा जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। समग्र का और समाधान का 5 बजे का हमारा करंट अफेयर क्लासेस भी, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए, है ना। एंड आई रियली वांट टू गिव यू इमेंस थैंक कि आपने पिछली क्लासेस में बहुत ही अच्छे से जो है पार्टिसिपेट किया है और एक सिंसियरिटी के साथ में अपनी क्लासेस को, स्टडीज को आगे जारी रखा है। चलिए दोस्तों, इस लेसन को शुरू करते हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण, क्या हमने गत क्लास में वायुमंडल की बेसिक जानकारी ली? जी हाँ सर। अब हम ये जानने वाले हैं कि सर वायुमंडल के अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर, है ना, हमने कहा था कि सर सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक जो है अन्य अन्य परतें पाई जाती है ना, जिसके अंदर अलग अलग गुणधर्मिता देखने को मिली थी। अब हम उसी के ऊपर कंसेप्ट को आगे बिल्ड करने की कोशिश करने वाले हैं कि सर यहाँ पे सतह पे किस तरीके से जो है हवाएं चलने वाली हैं, वो हवाएं क्यों ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर वो हवाएं किस डायरेक्शन में जाएगी और क्यों जाने वाली है, और क्यों वो हवाएं नीचे आने वाली। तो यहाँ पे वायुमंडल में हवा के परिसंचरण के ऊपर बेसिकली बात की गई है, और उसके कारण कैसा मौसम बन जाएगा। जैसे इस पर्टिकुलर ट्रॉपिकल रीजन में कैसा मौसम होगा, इक्वेटोरियल रीजन में कैसा मौसम होने वाला, ध्रुवीय रीजन में कैसा मौसम होने वाला। तो मौसम प्रणालियों के भी बारे में यहाँ पे कुछ बेसिक बातें की गई है, तो इसको हम समझते हैं। अध्याय 9 हेडिंग डाल दीजिए, वायुमंडलीय परिसंचरण व मौसम प्रणाली। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आपको ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से बनाना आना चाहिए, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है हेडले, फेरल और पोलार सेल, क्या पौने, क्या दिशा में, किस नाम से जानी जाती है, ठीक है दोस्तों। चलो, ये हमारा लक्ष्य है जो हमने इंगित कर दिया है। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इस अध्याय में हम लोग जो वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय परिसंचरण सर्कुलेशन है उसको समझने वाले हैं। इस अध्याय में पृथ्वी के धरातल पर तापमान के असामान्य वितरण को वर्णित किया गया है। और वायु गर्म होने पर फैलती है, ठंडी होने पर सिकुड़ती है। हम सभी को पता है, किसी भी चीज को गर्म करोगे तो वो फैलेगी, सेम वायु का भी कुछ ऐसा ही गुणधर्मिता होती है। और ठंडी होती है तो वह क्या होगी, आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ने वाली है आपके पास में। और इसी कारण जैसे वायु अगर ज्यादा आपके पास में गर्म है ना, और ज्यादा ठंडी है, तो दाब अंतर होगा, ताप में अंतर होने के कारण, टेम्परेचर डिफरेंट होने के कारण प्रेशर भी अलग अलग होने वाला है। तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसमें भी डिफरेंस आ जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है वायु गतिमान होने लग जाती है कि जहां हाई प्रेशर डेवलप हो चुका है वहां से हवा लो प्रेशर की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलना शुरू कर देती है आपके पास में, ठीक है दोस्तों। चलो, तो इसको बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताने की कोशिश की गई है कि क्षितिज गतिमान वायु ही पवन है। तो पवन क्या होती है, विंड्स क्या होती है आपके पास में, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि सर हॉरिजॉन्टली, है ना, पृथ्वी के हॉराइजन, क्षितिज रूप से बेसिकली एक स्थान से दूसरे स्थान पे, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, उच्च दाब से निम्न दाब पे जो हवाएं चल रही हैं उन्हें ही पवने कहा गया है, उसी वायु को पवन कहा गया है। तो वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी और कब वायु नीचे आने वाली है। मतलब आपके पास में हवा, यहाँ लो प्रेशर होने के कारण इक्वेटर के आसपास में हवाएं ऊपर उठती हैं,
ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आपके पास में सब ट्रॉपिकल एरिया में क्या है, हाई प्रेशर है ना। तो हाई प्रेशर के आसपास में नीचे की तरफ आती है। तो ताप व दाब की परिस्थितियां यह सुनिश्चित करती है कि कब हवा ऊपर उठेगी और कब हवा नीचे की तरफ बैठने वाली है, ठीक है ना। तो पवने पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती है। ये तो हमको पहले से पता है कि जैसे टेम्परेचर जो है आपके पास में वो विंड्स के मूवमेंट के कारण क्या होता है, जहां ज्यादा टेम्परेचर है ना, तो वो टेम्परेचर निम्न टेम्परेचर वाले एरियाज की तरफ जाएगा आपके पास में। जैसे ह्यूमिडिटी भी जाती है आपके पास में, है ना, जलवाष्प होती है वो, ठीक है। सो इसे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है ना। तो ये पवनों के मूवमेंट के कारण ही होता है, ये इस वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण ही होता है कि पूरे विश्व में बेसिकली क्या है, एक जगह पे ही ज्यादा तापमान या एक जगह पे ज्यादा ठंड नहीं हो जाती है ना। लगातार यहाँ पे वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, वो लगातार एक्सचेंज होते रहता है। तो ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान हमेशा कम होता है और बादल बनते हैं और उसके कारण वर्षा होती है। जब भी हवा ऊपर की तरफ उठती है उसमें ह्यूमिडिटी होती है, जलवाष्प के ऊपर की तरफ ऊपर जाकर क्या बना देगी, बादल बना देगी। और यही बादल बेसिकली क्या करेंगे, फिर वर्षा करने वाले हैं आपके पास में, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इस अध्याय में हमारा लक्ष्य क्या इंगित होने वाला है। सबसे पहले हमको पढ़ना है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ठीक है ना। और पृथ्वी पे अलग अलग जगह पे अलग अलग दाब परिस्थितियां क्यों है ना। अलग अलग अक्षांशों पे अलग अलग दाब होने के कारण समझने, तो दाब पेटियां समझेंगे, प्रेशर बेल्ट समझने वाले। फिर वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी बल कि सर अगर वायु इस तरीके से बह रही है ना, तो उस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चल रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है, तो दाब प्रवणता बल चल रहा है ना। फिर और कौन कौन से बल चल रहे हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर वायु विक्षोभ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर आपके पास में वायु राशियां कैसे बनती हैं उसको थोड़ा सा समझने वाले, साइक्लोन्स को समझने वाले आपके पास में कि वायु राशियां जब मिक्स हो जाए, कोल्ड है और वार्म एयर है ना, एक हवा जिसका तापमान ठंडा है कोल्ड एयर है ना, जिसका तापमान गर्म है आपके पास में तापमान अधिक है तो आपका वार्म एयर होगी। जब ये दोनों ठंडी और गर्म ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि मिलने वाली है तो इस मिश्रण से कैसा मौसम बनने वाला है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करने वाला। उष्णकटिबंध मतलब ट्रॉपिकल, तो हम लोग भारत के पास आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को भी इस क्लास में पढ़ेंगे और इनके विवरण को बेसिकली पढ़ा गया। तो ओवरऑल बेसिकली यह आपका लक्ष्य इंगित किया गया है। इसको थोड़ा सा पढ़िएगा कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि मीन सी लेवल मध्य समुद्र तल के ऊपर वायुमंडल के अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल से वायु के स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। जैसे मैं कहता हूं भाई साहब आप यहां पे खड़े हैं, है ना, एटमॉस्फेयर यहां तक है, तो एटमॉस्फेयर की ऊंचाई से लेकर के यहां तक क्या है, आप कहेंगे सर आपने बताया था वाटर वेपर है, आपने बताया था गैसेस है, आपने बताया था डस्ट पार्टिकल है, क्या कोई इनका भार होगा कि जी सर। सर यहां से सैकड़ों किलोमीटर ऊंचे तक हमारे वायुमंडल के अंदर जो इस पर्टिकुलर यूनिट इकाई क्षेत्रफल के अंदर जितना भी भार होगा वो कहां लग रहा है, पृथ्वी के इस स्थान पे लग रहा है। तो मैं कहूंगा इस स्थान का वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ आपके पास में, इस इकाई क्षेत्रफल में इस एयर कॉलम, इस वायु स्तंभ का जो भार इस एरिया पे पड़ रहा है वही यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब एक तरह का प्रेशर हुआ। इसको हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं मिली बार में, तो इसकी इकाई क्या है दोस्तों, मिली बार है। तो समुद्र तल पे मीन सी लेवल पे बेसिकली अगर औसत वायुमंडलीय दाब कैलकुलेट करें तो 1013 मिली बार होता है। कितना होता है आपके पास में मीन सी लेवल पे, लगभग कितना है यह 1013.2 मिली बार के करीब कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब ये बेसिकली जो पवने हैं या वायु है या ये हवा है, यह बेसिकली गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु यहाँ पे ज्यादा सघन होगी, मतलब इस एरिया में ज्यादा बेसिकली जो है वायु की डेंसिटी होने वाली है। और ऊपर जैसे जैसे हवा में जाएंगे तो यहाँ पे वायु विरल होने वाली है। यहाँ पे हवा, जलवाष्प, डस्ट, कोई भी चीज हो वह कम मात्रा में, कम सांद्रता, कम कॉन्सेंट्रेशन में मिलने वाली है, क्योंकि जो भारी चीजें हैं वह गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के निम्न वायुमंडल में बेसिकली क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है। क्लियर है दिस वन। चल तो एक चीज और याद रखना कि जब भी हम कहेंगे ना सर ये ठंडी हवा है, कोल्ड एयर है, तो सर कोल्ड का क्या मतलब, क्या सर इसका टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वह क्या है, कम है। सर इसका टेम्परेचर इज वेरी लो।
टेम्परेचर इज वेरी लो। और जब जब तापमान कम होता है हवाएं भारी होती हैं, है ना। कोल्ड हवा क्या होती है आपके पास में, भारी होती है आपके पास में। अच्छा, जो भी चीज भारी होती है वो गुरुत्वाकर्षण के क्या करेगी, वह नीचे की तरफ आएगी, वह धरातल की तरफ आएगी, यहाँ पे पाइलअप हो जाएगी, यहाँ इकट्ठी हो जाएगी आपके पास में, है ना। और यहाँ क्या बना लेगी, इस एरिया में हाई प्रेशर जोन बना लेगी, उच्च दाब क्षेत्र बना लेगी। तो कोल्ड एयर गोज डाउन, है ना, ये याद रख सकते हो। यहाँ पे एक हाई प्रेशर बन जाएगा, ज्यादा हवाएं इकट्ठी हो गई, यहाँ पे उच्च दाब परिस्थितियां हैं, ठीक है ना। जबकि एक ही एरिया के अंदर पृथ्वी के अगर ऊपर देखें हम, तापमान बढ़ चुका है ना। अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वह उच्च है, आपके पास में तापमान ज्यादा डिग्री सेल्सियस है, तो हवाएं गर्म है। तो गर्म हवाएं हमने बताया कि सर ऊपर की तरफ उठने वाली है, हल्की होती हैं, और ये हवाएं ऊपर की तरफ उठने वाली है। अब सोचो सर, यहाँ पे पहले बहुत सारी हवा थी, गर्म होकर के ऊपर उठ गई, तो अब यहाँ पे कम हवाएं बची, तो अब यहाँ पे क्या है, कम दाब बचा है। तो यहाँ पे क्या, भी उच्च तापमान का मतलब होता है कम दाब, निम्न दाब, ठीक है ना। और यहाँ पे कम तापमान का मतलब होता है उच्च दाब। तो टेम्परेचर जो है आपके पास में प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है। टेम्परेचर प्रोपोर्शनल जो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, अगर तापमान ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, अगर तापमान कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो हाई प्रेशर एरिया में टेम्परेचर इज वेरी लो, कोल्ड होती हैं हवाएं, ठीक है ना। और अगर मैं कहूं कि सर कोई जगह पे लो प्रेशर, इसका मतलब क्या है, वहां तापमान ज्यादा है, हवाएं गर्म है और हवाएं हल्की होके ऊपर उठ रही है, और जिस जगह से उठ रही है वहां पे निम्न दाब क्षेत्र है, ठीक है बच्चा। चलो, अब यहां पे जो वायु दाब को कैसे मापेंगे, हमें क्या पता कि सर इस किसी क्षेत्रफल, किसी एरिया का क्या दाब है, क्या प्रेशर है। सर इसको कैलकुलेट करने के लिए एक मरकरी का बैरोमीटर लगाया जाता है। तो बैरोमीटर एक यंत्र होता है आपके पास में, ठीक है ना, जो जिसमें मरकरी होगा तो वो पारद वायु दाब मापी होगा, है ना, मरकरी बैरोमीटर होगा। या फिर निद्रो भी हो सकता है आपके अंदर, इसके अंदर जो एक एनेरॉइड सेल होगा उससे भी बेसिकली एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एनेरॉइड हो सकता है या फिर मरकरी बैरोमीटर हो सकता है। तो बैरोमीटर क्या है, यह वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए एक तरह का यंत्र होता है, या तो मरकरी वाला है या फिर एनेरॉइड सेल वाला है, ठीक है ना। अब याद रखने की कोशिश करना कि वायु दाब जो होता है ना, सोचो ये पृथ्वी है, तो एटमॉस्फेयर के इस ऊंचाई से लेकर के नीचे तक, यहां तक, ये जो पूरा कॉलम है ना आपके पास में, है ना, इसका पूरा भार जो है यहाँ पे पड़ रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि सर ऊंचाई के साथ साथ में यहाँ पे सर सबसे ज्यादा दाब होगा, क्यों, क्योंकि हमने कहा सर गुरुत्वाकर्षण के कारण इस एरिया में जितनी भी भारी गैसेस है, जितने जलवाष्प हैं, जितनी बेसिकली डस्ट मॉलिक्यूल, वो निम्न वायुमंडल में, नीचे वाले जोन में इकट्ठे हो गए। तो क्या हम कह सकते हैं सर नीचे वाले एरिया में प्रेशर ज्यादा है। पर जैसे जैसे मैं वायुमंडल में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 50, 100, 150 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई में बढ़ने वाला हूं, वैसे वैसे वायुदाब अलग होने वाला है। तो वायुदाब ऊंचाई के साथ में मैं हमेशा ऊपर की तरफ जाता हूं तो क्या होगा आपके पास में, घटेगा। तो यहां पे जो नीचे जो प्रेशर होगा ना आपके पास में, सपोज यहां पे प्रेशर है आपका 100 मिलीबार, तो ऊपर प्रेशर होगा 50 मिलीबार। इससे भी ऊपर जाऊंगा तो आपके पास में प्रेशर क्या होगा आपके पास में, 20 मिलीबार। क्यों, क्योंकि सर यहां पे इस पूरे क्षेत्रफल का भार पड़ रहा है, यहां पे मात्र इस आधे क्षेत्रफल का भार पड़ रहा है, और ऊपर बहुत ही छोटे क्षेत्रफल का भार पड़ रहा है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूं वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। तो क्या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर कम होगा। क्या हमने लिखा था कि सर टेम्परेचर के साथ में प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक वैसे ही कहीं न कहीं जो प्रेशर है वो इनवर्स है हाइट के साथ भी। अगर आप नीचे हो, कम ऊंचाई पे हो तो दाब ज्यादा होगा, अगर आप अधिक ऊंचाई पे हो तो दाब कम होने वाला है। तो वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है, और यह भिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारक होती है। क्योंकि हवाएं क्यों चलती है, हमने कहा ना, कहीं उच्च दाब है तो कहीं निम्न दाब है ना। तो हवाएं हमेशा उच्च से निम्न दाब की तरफ चलती है। यहाँ हवाएं ज्यादा इकट्ठी हो रखी है ठंडे एरिया में, गर्म एरिया में हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो यहाँ हवाएं कम है। तो अब ये हवाएं जो यहाँ ज्यादा इकट्ठी हो रखी है वो जोर से स्पीड से इस निम्न दाब वाले क्षेत्र में जाकर के एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करने वाली, अर्थात पौने उच्च दाब वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती है। ठीक है बच्चा, ये एनेरॉइड और मरकरी बैरोमीटर याद रखने लायक चीज है। फिर क्या हम कह सकते हैं समुद्र तल के आसपास में
क्या है आपके पास में वायु दाब? 1013 मिलीबार के करीब है। मैं 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे गया और घट गया, फिर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे और घट गया, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे और घट गया। तो मैं कह सकता हूं जैसे जैसे समुद्र तल से पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ रही है, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है ना, और इसके ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। और वायुदाब सदैव इसी रेट से घटता नहीं है ना। शुरुआत में 10 मीटर पे 1 मिलीबार कम हुआ है ना, परंतु हमेशा कम नहीं होगा आपके पास में, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षितिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब दाब प्रवणता तो दोनों हो सकती है ना आपके पास में, जैसे यहां पे हाई प्रेशर से लेकर के यह है लो प्रेशर। ये क्या है आपके पास में? क्षितिज है ना, आपके हॉराइजॉन्टल दाब प्रवणता, सर यहां से यहां तक हवाएं पहुंच रही है। एक दाब प्रवणता क्या हो सकती है कि सर कहीं हाई प्रेशर है और है ना आपके पास में ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो दाब कम हो रहा है, लो प्रेशर, तो हवाएं ऊपर की तरफ अगर आपके पास में उठे, है ना, तो यह बेसिकली क्या होगा, है यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता जो है क्षैतिज दाब प्रवणता से अधिक होती है, ये कहा जाता है। परंतु क्योंकि यहाँ पे लगातार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यहाँ पे क्या लगता है? लगातार आपके पास में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वो इसको क्या कर देता है? मैनेज कर देता है, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाती ऊपर उठने वाली पवन। तो निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है, जिसके केंद्र में निम्न दाब होता है। तो हम कहते हैं ना कहीं भी किसी एरिया में, है ना, निम्न दाब लो प्रेशर क्रिएट हो गया, इसका क्या मतलब हो गया आपके पास में? ये सारी समदाब रेखाएं, ये वाली जोन में जैसे मैं कहता हूं कि सर 100 मिलीबार वाला क्षेत्र को मैंने एक लाइन से कनेक्ट कर दिया, दूसरी लाइन में 120 मिलीबार वाले, फिर है 150 मिलीबार, फिर है 150 200 मिलीबार वाले। तो ये सारी रेखाएं क्या? समदाब रेखाएं, जिनको अपन बेसिकली ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं, ऐसे एरियाज जिनके अंदर बेसिकली क्या है, जैसे ये 1080 मिलीबार की रेखा है, ये देखो ये वाली, तो ये वो वाली रेखा है ना आपके पास में, जहां पे ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां पे 1018 मिलीबार दाब है ना, उसके बाद में 1016 दाब है, फिर 1014 दाब है, ठीक है ना। तो इसके बीच में ये निम्न केंद्र बन रहा है, देखो नीचे नीचे टेम्परेचर प्रेशर लो होता जा रहा है आपके पास में, दाब कम होता जा रहा है आपके पास में। तो समदाब रेखाएं, है ना, तो वायु कहां से कहां बहती है? फिर उच्च दाब से, जैसे कहीं 1020 मिलीबार है तो फिर उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं इस तरीके से बहेगी आपके पास में। तो उत्तरी गोलार्ध में समदाब रेखाएं दिखाई गई हैं, वायुदाब और पवन तंत्र को दिखाया गया है। ये कुछ इस तरीके से होता है ना पूरे एरिया में। जैसे इक्वेटर के आसपास में जो है ये आपके पास में लो प्रेशर होगा, है ना, देखो ये लो प्रेशर आपके पास में, यहाँ पानी पे हाई प्रेशर बन गया, पानी पे हाई प्रेशर बन गया, है ना, यहाँ हाई प्रेशर बन गया। तो अब हवाएं कैसे चलेगी आपके पास में? हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, इस डायरेक्शन में हवाएं चलना शुरू हो जाती है ना। और जुलाई के महीने में बेसिकली यही लो प्रेशर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है आपके पास में। तो अगेन हाई टू लो हवाएं जो हैं उनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो हवाएं हमेशा दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस, है ना, उसकी तरफ बेसिकली बहती हैं, ना कि कोई इसकी एक पर्टिकुलर अलग से कोई दिशा होती है। क्लियर है? इस चीज को याद रख सकते हैं आप लोग, है ना। तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं, और हाई प्रेशर पे हवाएं क्या होती हैं? हाई प्रेशर पे हवाएं जो हैं वह एक जगह से बाहर की तरफ जाती हैं, है ना। तो लो प्रेशर पे तो हवाएं चारों तरफ से लो प्रेशर की तरफ आएगी, और हाई प्रेशर से चारों तरफ हवाएं दूर तरफ जाएगी। तो विषुवत रेखा के निकट ही इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा ना सर इक्वेटर के आसपास में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है आपके पास में? उष्मा देखने को मिलेगी, टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो सर जब यहाँ पे तापमान अधिक है तो दाब कम होगा, तो ये लो प्रेशर जोन है। ये एल का क्या मतलब है? लो प्रेशर जोन, है ना। तो इक्वेटर के आसपास का, विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र क्या होगा? निकट, वायु दाब बहुत कम होता है, अतएव इसे इक्वेटोरियल लो भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे ये विषुवत रेखा की बात होगी। जबकि हम लोग बात करें 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास में, तो यहाँ लो प्रेशर है, पर 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे बेसिकली क्या पाया जाता है? हाई प्रेशर पाया जाता है। क्या पाया जाएगा दोस्तों? यू विल बी रिसीविंग द हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या होगा आपका? हाई प्रेशर होगा।
यह हाई प्रेशर होगा। अच्छा, अब मेरे को कमेंट करके बताओ हवाएं किधर से किधर चलेगी सर? इस लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ या इस हाई से लो की तरफ? हमने हमेशा पढ़ा है हाई से लो की तरफ, है ना, उच्च से निम्न की तरफ। तो सर उच्च से निम्न की तरफ चलनी चाहिए हवाएं, सर ये इस डायरेक्शन में चलनी चाहिए हवाएं, उच्च से निम्न की तरफ हवाएं चलनी चाहिए, ठीक है सर। चलो, परंतु ये हवाओं की दिशा यही नहीं होगी। अभी हम कोरियोलिस बल के बारे में पढ़ेंगे और इस बल के बारे में जानना आपके अध्ययन के लिए बेहद ही आवश्यक रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया हमको कि सर ये हाई प्रेशर बेल्ट है। हम इससे भी ऊपर 60 डिग्री के आसपास में, है ना, 60 डिग्री के आसपास में अगर हम देखें ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे लो प्रेशर बेल्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सब पोलार लो। क्या कहते हैं आपके पास में? ये वाला, है ना, सब पोलार लो प्रेशर। ये है लो प्रेशर, 60 डिग्री के आसपास में लो प्रेशर, 60 डिग्री के आसपास में लो प्रेशर। अब हवाएं कहां से कहां चलेगी? इस उच्च से निम्न की तरफ, इस उच्च से निम्न की तरफ, इस उच्च से निम्न की तरफ, 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ, 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ चलेगी, है ना। ये चीज क्लियर हो गया। अब आपके पास में जिन्हें अधो ध्रुवीय सब पोलार लो प्रेशर निम्न दाब पेटियां कहा जाता है। अब ध्रुवों के निकट वायु दाब हमेशा अधिक होता है। देखो ध्रुव पे बर्फ जमी रहती है क्या? हाँ सर। बर्फ मतलब कम तापमान, टेम्परेचर कम है, हाँ सर। टेम्परेचर कम मतलब दाब क्या होगा? उच्च होगा, तो हाई प्रेशर। सर यहाँ पे क्या है? पोलार हाई, पोलार हाई, है ना, पोलार हाई है सर आपके पास में। तो ये वायुदाब पेटियां स्थायी नहीं होती हैं। सबसे पहली बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है, इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। तो ये वायुदाब पेटियां कभी भी स्थायी नहीं होती। सूर्य की किरणें विस्थापित होती हैं इक्वेटर के ऊपर, हमेशा बेसिकली सूर्य सीधा नहीं होता है, हमेशा ये लो प्रेशर यहाँ नहीं रहेगा। कभी कर्क रेखा के ऊपर जो है सूर्य की ऊर्ध्व रेखाएं गिर रही हैं, कभी जो है आपकी मकर रेखा पे गिर रही हैं। तो यह निम्न दाब पेटी कभी उत्तर की तरफ गई गर्मी में, तो कभी सर्दियों में दक्षिण की तरफ भी जाएगी, है ना। अतएव यहां लिखा है कि सर वायु दाब पेटियां, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये जो बेल्ट है, ये दाब पेटियां, ये प्रेशर बेल्ट है, यह सूर्य की किरणों के विस्थापन के साथ में क्या होते हैं आपके पास में? विस्थापित होते रहते। तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में पट्टियां दक्षिण की ओर जाती और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर दिशा की ओर खिसक जाती। क्यों? क्योंकि गर्मी जब नदन हेमिस्फीयर में है तो सूर्य कहां रहेगा? कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। और जब अगर यहां पे है तो ये लो प्रेशर ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। अगर यहां पे यही सूर्य की ऊर्ध्व रेखा है, इक्वेटर पे नहीं, और मकर रेखा पे मतलब सर्दी है, तो सर्दियों में दक्षिण में और गर्मियों में उत्तर में विस्थापित हो जाती हैं ये प्रेशर बेल्ट्स। ये है प्रेशर बेल्ट्स, है ना। इक्वेटोरियल लो, यहाँ पे आपके पास में 30 डिग्री के आसपास में क्या होगा? सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलार लो, फिर पोलार हाई, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। तो हमेशा उच्च से निम्न दाब, उच्च से निम्न दाब, है ना, उच्च से निम्न दाब, उच्च से निम्न दाब, उच्च से निम्न दाब, उच्च से निम्न दाब की तरफ हवाएं गतिमान रहती हैं। तो इस क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहा जाता है। तो ये जितनी भी होती हैं इनको विंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके पास में? दे आर कॉल्ड एट द विंड्स, ठीक है ना। और ये भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है। अच्छा सर, ये जहां पे बह रही है वहां पे या तो महाद्वीप है, महासागर होंगे, या फिर पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदान हैं, वनस्पति हैं, वन हैं, जंगल हैं, इमारतें हैं, जंगल हैं, शहर हैं, गांव हैं। तो जब ये जमीन के साथ साथ बह रही है तो जमीन की स्थलाकृतियां इनके बीच में अवरोध पैदा करेगी, तो घर्षण पैदा होगा, है ना। और इस घर्षण के कारण भी बेसिकली जो है इनकी गति प्रभावित होती है। इसके साथ साथ पृथ्वी का घूर्णन भी होता है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, हाँ सर करती है आपके पास में। तो इनका भी जो स्पीड वहां से भी डिफरेंशिएट कॉज होगा, क्योंकि घूर्णन के कारण क्या होगा? रोटेशन के कारण क्या होगा सर आपके पास में? कोरियोलिस बल। कौन सा बल आपके पास में? कोरियोलिस इफेक्ट, है ना। और इस कोरियोलिस बल के कारण क्या होगा कि जो भी पवनें उत्तरी गोलार्ध, ये आपके पास में इक्वेटर आ गई, इसके उत्तर वाला भाग, ये इस गोले का आधा ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे जो भी विंड्स होगी वो अपने राइट में बैंड हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट में बैंड हो जाएगी, है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे लगातार घूम रही है। इसके कारण जो भी फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होगा, जो भी स्वतंत्र रूप से गतिमान कोई भी चीज होगी, जैसे हवाएं, विंड्स, पवनें, वह भी क्या करेगी? उत्तरी गोलार्ध में जिस दिशा में जा रही है उससे राइट में बैंड हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे लेफ्ट में बैंड हो जाएगी। तो सर आपने ये पवनों की अलग अलग दिशाएं कैसे बनाई? अभी समझा देते हैं।
पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये सरफेस पे, सतह पे प्लैनेटरी विंड चल रही हैं, ग्लोबल विंड चल रही हैं, इनके ऊपर कौन कौन से बल लगते हैं वो आपको समझ में आना है। सबसे पहला क्या लगेगा? सबसे पहला लगेगा सर प्रेशर ग्रेडियंट। सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चलती है दाब प्रवणता। दूसरा क्या लगता है सर? ग्रेविटेशन। क्या चलता है सर आपके पास में? ग्रेविटी सर आपके पास में कहीं ना कहीं हवाओं को बांध के रखती है। और क्या है सर आपके पास में? सर फ्रिक्शन, घर्षण बल लगता है सर आपका। और क्या लगता है सर? कॉरियोलिस फोर्स लगता है सर आपका, है ना। कॉरियोलिस बल के कारण गोलार्ध पे जो भी पवने हैं उत्तरी गोलार्ध में राइट में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट में बैंड हो जाएगी। मतलब सीधी नहीं गई, राइट में बैंड हो गई। यहां भी सीधी नहीं गई, लेफ्ट में बैंड हो गई। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट, साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट में बैंड हो गई। तो अब अगर यहां पे आप देखने की कोशिश करो, ये डायग्राम आपको बनाना है, दिस इज योर होमवर्क, और इसमें कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये सर ये जो 0 डिग्री है ना, यहां पे बेसिकली हमेशा क्या होगा आपके पास में? भूमध्य रेखा के आसपास में, इक्वेटोरियल लाइन के आसपास में यहां पे एक निम्न दाब क्षेत्र बनने वाला, जिसको हम इक्वेटोरियल लो कहेंगे, जिसको ITCZ भी कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है ना। अब इससे नीचे अगर आप देखेंगे तो उपोष्ण सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये क्या है? हाई प्रेशर। ये क्या है? लो प्रेशर, ठीक है ना। अब इसके नीचे अगर देखें, ये 30 डिग्री की बात करें, अगर हम 60 डिग्री के आसपास बात करें, ये 30 डिग्री नहीं है, ये डायग्राम गलत है, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री के आसपास बात करें तो अधो ध्रुवीय निम्न दाब है, मतलब सब पोलार पोल्स के पास 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव है ना। पोल्स के पहले 60 डिग्री के पास में अधो ध्रुवीय निम्न दाब है आपके पास में। ये क्या है? आपका लो प्रेशर है आपके पास में। यहां पे क्या होगा? लो प्रेशर होगा। और पोल्स पे क्या होगा? अगेन हाई प्रेशर। ठीक है, ऐसा ही ऊपर करो, उपोष्ण सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है ना। फिर यहां पे क्या है आपके पास में? सब पोलार लो प्रेशर। फिर उत्तरी ध्रुव के आसपास में क्या है? हाई प्रेशर। अब सर इन पवनों को बहाना सीखो, तो सर इन पवनों को किस दिशा में बहाओगे आपके पास में? सर इस उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। ये इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, पर क्या ये इस डायरेक्शन में आ पाएगी? नहीं आएगी सर। तो किस में आएगी? आपने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में हर पवन अपनी दिशा में नहीं जाकर के राइट में बैंड हो जाएगी, तो वो सीधी नहीं आकर के इस दिशा में ट्रेवल करेगी, वह सीधी नहीं आकर के इस दिशा में ट्रेवल करेगी। तो ये पवने हमको इस दिशा में, कुछ इस दिशा में आती हुई प्रतीत होने वाली है। तो ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है पश्चिम। ये कौन सी आपके पास में? सॉरी, पूर्व। तो ये पूर्व से आती हुई, तो नॉर्थ ईस्ट से आती हुई प्रतीत होगी, उत्तर पूर्व से आती हुई प्रतीत होगी। तो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स कहा जाता है इनको, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने इनको कहा जाता है। सर कहीं साउथ में भी तो आपके पास में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। जी हाँ है सर। तो क्या यहां से भी पवनें ट्रेवल करेगी इस हाई प्रेशर से, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ? हाँ सर। पर क्या ये सीधी जाएगी? नहीं सर। आपने बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध में पवनें लेफ्ट में झुक जाएगी, लेफ्ट में बेंड हो जाएगी, अपनी सीधी दिशा में नहीं जाएगी। मतलब सर क्या ये इस दिशा में नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। क्या ये अपने लेफ्ट में झुक जाएगी? झुक जाएगी। ये इस डायरेक्शन में जाएगी, है ना। तो पवनें इस तरीके से चलती हुई प्रतीत होगी। तो अब ये कहां से आती हुई प्रतीत होती है आपके पास में? दक्षिण पूर्व से आती हुई प्रतीत होती है, दक्षिण पूर्वा व्यापारिक पवनें। तो ये जो 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में इक्वेटर की तरफ जो पवनें चल रही है, 30 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री दक्षिण से इक्वेटर की तरफ आकर के ये कहीं न कहीं मिलेगी, कन्वर्ज होगी, अभिसरण होगी। ये दोनों एक दूसरे से टकरा रही हैं आपके पास में। ये पवन यहां पे आ रही है, ये पवन इस दिशा से आ रही है, और ये यहां पे इस बिंदुओं पे टकरा रही है। इन्हीं को तो इन ट्रॉपिक्स के बीच का अंतर उष्ण कटिबंधीय, मतलब ट्रॉपिक्स के बीच का अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, कन्वर्जेंस जोन कहा गया। इसको कहा जाता है ITCZ। दो ट्रॉपिक्स के बीच का कन्वर्जेंस जोन है ना, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये लो प्रेशर बेल्ट होता है। ये कैसा बेल्ट है बच्चा? लो प्रेशर बेल्ट है आपके पास। यहां तक समझ में आ गया। तो ये व्यापारिक पवने हैं, व्यापारिक पवने हैं। समुद्र में जो कहीं न कहीं व्यापार होता है, शिप्स का डायरेक्शन जो होता है वो इन पवनों के माध्यम से नेविगेशन में सहयोग होता था, अतएव इन्हें व्यापारिक पवने भी नाम कहीं न कहीं दिया जाता रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, सर यहां पे उच्च दाब है, यहां भी उच्च दाब है, समझ में आया हुआ है सर हमको? सर यहां पे तो सर निम्न दाब है,
और यहाँ पे भी जो है आपके पास में ये निम्न दाब है ना। सब पोलार लो, सब पोलार लो, हवा कहां से कहां जाती है, हाई से लो की तरफ सर, है ना, यहां से हाई से लो की तरफ जाएगी, ठीक है सर। क्या सीधी जाएगी, नहीं सर, यहाँ पे राइट में, जबकि साउथ में लेफ्ट में घूम जाएगी। तो सर यहाँ उच्च दाब से, हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ पवने जब जाएगी, सीधी नहीं जा करके इस तरफ बैंड हो जाएगी। और जब ये इस डायरेक्शन में बैंड हो जाएगी तो इन पवनों को हम लोग क्या कहेंगे, कब से कहां से आती हुई प्रतीत होती है, कि सर वेस्ट से आती हुई प्रतीत होती है। वेस्ट मतलब पश्चिम, तो हिंदी में इसके लिए एक शब्द लिख दिया जाता है पछुआ, अंग्रेजी में लिख दिया जाता है वेस्टर्लीज, हिंदी में लिख दिया जाता है पछुआ पवने। तो सर ये पछुआ पवने चलना शुरू हो जाती है। ठीक वैसा ही यहाँ पे भी है, आपका ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर, हाई से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेगी, पर क्या सीधी जाएगी, नहीं सर, अपने लेफ्ट में बेसिकली कहीं न कहीं जो है यह बैंड हो जाएगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड्स जानी चाहिए थी वह उस डायरेक्शन में नहीं जाती हैं और वह अपने लेफ्ट की तरफ बैंड हो जाती है। वो किस तरफ बैंड हो जाती है आपके पास में सर, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ विंड्स आते टाइम सीधी नहीं आकर के अपने लेफ्ट में बैंड हो जाती है ना। सो अगेन दे विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो आपको यह चीज भी क्लैरिटी से समझ में आ चुकी है ना। क्या मैं इतना मान सकता हूं कि सर ये समझ में आ गया। तो पछुआ पवने कहां बहती हैं, आप अच्छे से इसको बता पा रहे हैं, है ना। अब इस लो प्रेशर, यहां पे हाई प्रेशर, इस हाई से इस लो की तरफ और इस हाई से इस लो की तरफ भी पवन बहेगी, है ना। अब यहां पे जो पवन बहेगी वो इस डायरेक्शन में, कौन से में, राइट डायरेक्शन में बैंड हो जाएगी आपके पास में। कौन से डायरेक्शन में बैंड हो जाएगी, राइट डायरेक्शन में बैंड हो जाएगी। तो सर ये इधर से आती हुई प्रतीत होगी, दे विल बी राइट फ्रॉम द ईस्ट, के सर पूर्व से आ रही है। यहाँ पे जो पवने चल रही है आपके पास में वो कैसे चलेगी आपके पास में सर, ये लो हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, हाई से लो की तरफ जाते टाइम पर ईस्ट से चलती हुई प्रतीत होगी सर, ईस्ट से चलती हुई प्रतीत होगी, लेफ्ट में बैंड हो जाएगी, ठीक है ना। ये इस तरीके से पवने चलेगी। तो सर इस तरीके से यहाँ पे पूर्वा पवने, है ना, 30 से 30 के बीच में, 30 से 60 के बीच में पछुआ पवने, और वापस 60 से 90 के बीच में जो है पोलार ईस्टर्ली या ध्रुवीय पूर्वा पवने बहती हैं। ये डायग्राम बना लो। ये सारा जो है जमीन पे, सरफेस पे, सतह पे पवनों का संचरण है, ठीक है ना। तो पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित कौन कौन करता है, ये प्रश्न आया तो आप बताएंगे सर, एक तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, तो एक तो कितना प्रेशर डिफरेंस है। जैसे सर यहाँ पे मैं कहता हूं 1000 मिलीबार से जो है पवने जा रही हैं 990 मिलीबार पे, तो सर बहुत ही कम स्पीड से जाएगी। इसी जगह अगर मैं कह रहा हूं 10,000 मिलीबार से पवने जा रही है आपके पास में 1000 मिलीबार के आसपास में, तो बहुत ही स्पीड से जाएगी सर, बहुत ही हाई स्पीड से जाएगी। यहाँ पे ज्यादा उच्च प्रेशर है, यहाँ पे ज्यादा लो प्रेशर है, तो गैप बहुत ज्यादा है ना, तो प्रवणता, डिफरेंस, गैप कितना है। तो यहाँ पे एक दाब प्रवणता, मतलब दाब का कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंट करेगा कि सर पवनों की दिशा क्या होगी, पवनों की स्पीड क्या होगी, पहला। फिर घर्षण बल, रास्ते में पहाड़ आया, पठार आया, मैदान आया, वनस्पति आई, तो ये सारी चीजें भी तो प्रभावित करती है, तो घर्षण, फ्रिक्शन। फिर कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल मतलब क्या हुआ कि सर कोई भी पवने सीधी नहीं जाकर के उत्तरी गोलार्ध में राइट में घूम जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट में घूम जाएगी, ठीक है ना। तो यह कोरियोलिस बल कहलाता है। अब आप कहोगे सर ये तो दोनों ही राइट में घुमा दिया, मेरे भाई यहाँ पे ये सीधी नहीं जाके राइट में घूम गई, यहाँ पे ये सीधी नहीं जाकर के लेफ्ट में घूम गई, इस तरीके से कहा जाता है कोरियोलिस बल, ठीक है। चलो सर क्लियर। तो दाब प्रवणता समझ में आया हमको। वायुमंडलीय दाब अलग है, यहाँ पे कहीं उच्च दाब है, कहीं निम्न दाब है, तो उच्च दाब से हवा हमेशा निम्न दाब की तरफ चलती है, ठीक है। चलो इसके ऊपर 3 बल लगते हैं आपके पास में, वो सारे बल हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। कोरियोलिस बल के बारे में आपको जानना चाहिए कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे बेसिकली घूमती है आपके पास में, ठीक है ना, और घूर्णन की दिशा को बेसिकली यहाँ पे कहीं न कहीं जो है प्रभावित करता है आपके पास में। इसके ऊपर जो भी फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होगा वो भी। तो 1844 में बेसिकली एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया और इन्होंने कहा कि सर हर फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पे कोरियोलिस बल लगता है। तो कोरियोलिस बल क्या है आपके पास में कि सर पवनों पे भी लगेगा वो, है ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, राइट में डिफ्लेक्ट कर देना उत्तरी गोलार्ध में और लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर देना दक्षिणी गोलार्ध में, सीधे नहीं जाकर के लेफ्ट में, सीधे नहीं जाकर के लेफ्ट में, सीधे नहीं जाकर के लेफ्ट में बेसिकली जो है वह बैंड हो चुका है। उत्तरी गोलार्ध में सीधे नहीं जाकर के आपके पास में राइट में, सीधे नहीं जाकर के राइट में, सीधे नहीं जाकर के राइट में बैंड कर दिया। तो ये क्या है आपके इस प्रभाव में उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में वह विक्षेपित बाईं तरफ
हो जाती है, आपके डिफ्लेक्शन हो जाता है इनका, है ना, पवनें सीधी नहीं चल पाती। जब पवनों का वेग अधिक होता है तो विक्षेपण भी अधिक होता है, तो पवनों की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, है ना, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा यह विक्षेपण होगा। तो कुछ पवनें जो हैं सीधी जा रही है, कुछ पवनें थोड़ी सी बैंड हो रही है, कुछ पवनें बहुत ही स्पीड से तो बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या करेगी, आपके पास में बैंड करेगी, और कुछ पवनें बहुत ही ज्यादा स्पीड में है तो वो ज्यादा बैंड करेगी। तो इसी कारण कहीं ना कहीं आपने इस तरह की गोल गोल पवनें भी देखी हैं जिनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो साइक्लोन के पीछे भी कोरियोलिस बल का ही हाथ होता है, क्योंकि ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, पवनों की स्पीड ज्यादा होती है। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है, डिफ्लेक्शन भी अधिक होता है, और कोरियोलिस बल अक्षांश के कोण के सीधा समानुपात बढ़ता है। ठीक है ना। आपके पास में क्या कहता है, आपके पास में कि सर जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता हूं, हाँ, ये अक्षांश है 0 डिग्री, है ना, मैं 0 डिग्री से 30 डिग्री पे गया, 60 डिग्री पे गया, है ना, आपके 90 डिग्री तक गया। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता हूं ना आपके पास में, वैसे वैसे जो है ज्यादा डिफ्लेक्शन, ज्यादा कहीं न कहीं जो है विक्षेपण देखने को मिलेगा। सो इक्वेटर के आसपास में जो है क्या है, 0, है ना, इक्वेटर के आसपास में कोरियोलिस बल क्या है, कोरियोलिस फोर्स क्या है, 0 है। पर ध्रुवों के आसपास में क्या है, सर्वाधिक होता है। ध्रुवों के आसपास में कोरियोलिस बल सर्वाधिक लगता है, इसको याद रख लीजिएगा। तो इक्वेटर पे ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है और ध्रुवों पे कोरियोलिस बल सर्वाधिक होता है। इक्वेटर से बेसिकली जैसे जैसे हम अक्षांश ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कोरियोलिस बल बढ़ने वाला है। ये देखेंगे आप, ये डायग्राम देखिए, कोई भी चीज जो है हमको डालनी तो इस डायरेक्शन में चाहिए थी आपके पास में, है ना, यहां से यहां तक पहुंचनी थी, ठीक है ना, यहां से फेंकते थे यहां तक आने पर, क्योंकि पृथ्वी घूम चुकी है तो वह बेसिकली चीज क्या नहीं आई आपके पास में, सीधी नहीं आकर के अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो गई। यहां से चीज फेंकनी थी मेरे को यहां पे अफ्रीका पे आके गिरनी थी ग्रीनलैंड से, परंतु वो यहां से यहां तक नहीं आई, सीधे आने की बजाय, क्योंकि पृथ्वी घूम गई जब तक वो हवा में थी, तो हम कहते हैं कि सर पवने बेसिकली क्या कर गई आपके पास में, राइट में डिफ्लेक्ट कर गई। ऐसा ही कुछ बेसिकली दक्षिणी ध्रुव पे भी होगा आपके पास में, दक्षिणी ध्रुव पे भी कुछ ऐसा ही होता हुआ प्रतीत होने वाला है। ठीक है ना। सो कोरियोलिस डिफ्लेक्शन जरूर होगा, हर फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पे होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वो सीधा नहीं जाकर के राइट में घूम जाएगी, है ना, फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में घूम जाएगा। चलो ये क्लियर है, कोरियोलिस बल क्लियर है। दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है आपके पास में प्रेशर ग्रेडियंट से राइट एंगल। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे है लो प्रेशर, तो यहाँ पे पवने हाई से लो की तरफ जाती है, पर दाब प्रवणता क्या, कोरियोलिस बल क्या करेगा, इसके राइट एंगल पे काम करेगा, 90 डिग्री एंगल पे, है ना, चीजों को घुमा देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल, है ना, इसको घुमाने का काम करेगा। सो दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण होता है, जितनी दाब प्रवणता अधिक होता है वेग उतना ही अधिक होता है, पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होती है, डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको। चलो, तो विषुवत रेखा के निकट जो है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते, है ना, क्योंकि चक्रवात साइक्लोन कोरियोलिस बल से बनते हैं, और चक्रवात जो है वह कोरियोलिस बल से बनते हैं, और कोरियोलिस बल इक्वेटोरियल रीजन में होता ही नहीं है। और जब इक्वेटोरियल रीजन में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है, कोई कोरियोलिस बल ही नहीं है, तो क्या वहां पे चक्रवात आएंगे, नहीं आ सकते सर, याद रखने की कोशिश रखिएगा। ठीक है, कोई चीज सीधा सीधा नहीं जाकर के, देखो ये सीधा नहीं जाकर के क्या हो रहा है आपके पास में, हाँ, डिफ्लेक्ट करके जा रही है ना, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था पर यह डिफ्लेक्ट करके इसका पथ परिवर्तित हो जा रहा है। तो जाना तो हम कह रहे हैं सीधा चाहिए, पर सर चीजें सीधी नहीं जाकर के वो देखो क्या हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट हो गई। इसी को डिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधा नहीं जाकर के राइट में घूम जा रही है हर चीज, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में घूम जा रही है। ठीक है, क्लियर है, ये पॉइंटर्स भी क्लियर हो गए। चलो बहुत बढ़िया। तो पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बरणों का परिणाम होती है। तो पृथ्वी की सतह से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं, और मुख्यतः दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल उसे ही नियंत्रित करते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं। तो ऊपर की जो पवनें चलती है ना आपके पास में, है ना, जो समदाब रेखाएं सीधी हो, घर्षण का प्रभाव ना हो जिन पे, है ना, दाब प्रवणता कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाती है, तो फलस्वरूप यहाँ पे समदाब रेखाओं के वे समानांतर बहना शुरू करती है। इन्हें जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहते हैं, जो ऊपर चलती है, मतलब धरातल पे जो चल रही हैं वो तो हमने पछुआ पवने, है ना, जो हमने ट्रेड विंड्स अभी पढ़ी। अब मैं बात कर रहा हूँ सर ऊपर एटमॉस्फेयर में तो कुछ विंड्स चलती हैं, है ना, इनको जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, भू विक्षेपी
पवने भी कहा जाता है ना। ये कुछ इस तरीके से चलती है आपके पास में, है ना। ये सरफेस विंड्स हो गई आपके पास में कि कहाँ पे आपकी ट्रेड विंड है, कहाँ पे आपकी पछुआ पवने हैं, कहाँ आपकी पूर्वा पवने हैं, ये सारी क्लियर है ना। परंतु सर जब ये पवने कहीं न कहीं जो है, जैसे हवा गर्म होकर के हवा ऊपर उठेगी, है ना, ऊपर उठ के भी बेसिकली जो है वह अपर एटमॉस्फेयर में भी तो ट्रेवल करेगी, फिर हाई प्रेशर पे भी तो वापस नीचे आएगी, फिर वापस धरातल पे भी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो एक टोटल यो साइक्लोनिक कहीं ना कहीं एक साइक्लिक फ्लो बनता है, एक चक्र बनता है आपके पास में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर साइकिल और ये विंड्स के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो पवनों का वेग और उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बर्डलों का परिणाम होती है। ये सारी चीजें जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के बारे में हम जान चुके। अब निम्न दाब के क्षेत्र के चारों तरफ पवने बेसिकली क्या करती है, सपोज यहां पे क्या है आपका हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, बीच में है लो प्रेशर। तो विंड्स कैसे चलनी चाहिए, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। पर ऐसा नहीं होता, हवाएं क्या करती है आपके पास में, बैंड कर जाती हैं। हाई से लो तक आते टाइम, हाई से लो तक आते टाइम राइट में बैंड, हाई से लो तक आते टाइम राइट में बैंड, हाई से लो तक आते टाइम राइट में बैंड। तो हम देख पा रहे हैं कि सर कहीं न कहीं पवने जो हैं आपके पास में एक प्रॉपर एंटी क्लॉकवाइज मैनर में लो प्रेशर के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती हैं, है ना। इक्वेटर के नीचे क्या होगा आपके पास में, क्लॉकवाइज मैनर में घूमना शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ पे राइट में घूमी वहां लेफ्ट में घूम जाएगी। तो निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनें परिक्रमण चक्रवाती संचरण करती है, तो साइक्लोनिक मूवमेंट होती है। पवनों की क्या है आपके पास में, साइक्लोनिक मूवमेंट होती है आपके पास में। और उच्च वायुदाब क्षेत्र में क्या होगा आपके पास में, उच्च वायुदाब में क्या होगा कि सर सपोज कहीं पे हाई प्रेशर है तो उसके चारों तरफ लो प्रेशर क्रिएट करके देखो, लो प्रेशर है चारों तरफ, है ना। हवा कहां से कहा जाती है, उच्च से निम्न की तरफ। तो हाई से जब लो की तरफ हवाएं जा रही है, सीधी नहीं जाके राइट में घुमा दो, है ना। हाई से लो की तरफ जाते टाइम राइट में घुमा दो, हाई से लो की तरफ जाते टाइम राइट में घुमा दो, हाई से लो की तरफ जाते टाइम राइट में घुमा दो, हाई से लो जाते टाइम राइट में घुमा दो आपके पास। ओ सॉरी ये गलत हो गया, तो हाई से लो की तरफ जाते टाइम ये राइट में घुमा दो, ठीक है ना। तो हवाएं इस बार बेसिकली क्या दिख रही है आपको, उच्च दाब से बाहर की तरफ, यहाँ उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चारों तरफ चल रही है, पर ये भी साइक्लिक वे में चल रही है। तो उच्च दाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा ही प्रति चक्रवात चलता है। तो यहां पे है, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोन। के केंद्र में लो प्रेशर है तो वो साइक्लोन है। अगर आपके पास में चक्रवात के केंद्र में जो है उच्च दाब है, हाई प्रेशर है, तो वो क्या है आपका एंटी साइक्लोन। इसको प्रति चक्रवात कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रति चक्रवात कहते हैं, है ना। तो चक्रवात के केंद्र में हाई प्रेशर है तो वह एंटी साइक्लोन हो गया। अगर चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर है तो वह साइक्लोन होगा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। याद रख सकते हैं, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब, प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होता है, ठीक है ना। पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसके ठीक विपरीत होगा। जैसे ये इस दिशा में है ना कि सर आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स कैसे आएंगे आपके पास में, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। जबकि यहाँ पे प्रति चक्रवात में क्या होगा, एंटी साइक्लोन में क्या होगा, सर एंटी साइक्लोन में कुछ इस तरीके से होगा कि सर इक्वेटर के नॉर्थ के अंदर जो है आपके पास में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, मतलब ये क्लॉकवाइज होंगे आपके पास में पवने घूमेगी, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पवने घूमने वाली, ठीक है। तो यह याद रख सकते हैं, इसके ऊपर कई प्रश्न बनते हैं। देयर आर मेनी एमसीक्यूज ऑन दैट कि सर अगर साइक्लोन जो है दक्षिणी गोलार्ध में आया है तो मेरे को बताओ कि पवनों की दिशा किस डायरेक्शन में घूमेगी, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप या घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, साइक्लोन है या एंटी साइक्लोन है और किसकी बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों। हेलो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वायुदाब और पवनों के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है दोस्तों। इसी के अंदर जो है आपके पास नेक्स्ट हेडिंग आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न दाब और उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले परिसंचरण से संबंधित नहीं होता है ना। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होती है आपके पास में। लो प्रेशर एरिया पे बेसिकली क्या है आपके पास में, हवाएं अलग अलग एरिया से क्या होती है कि सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, कन्वर्ज हो रही है, अभिसरित हो रही है, मिल रही है इस एरिया में। फिर क्या करेगी आपके पास में, सर यहाँ पे लो प्रेशर पे हवाएं फिर ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी। और उच्च दाब क्षेत्र में बेसिकली हवाओं का क्या होगा, सर यही हवाएं जो हैं उच्च दाब क्षेत्र में आकर के यहाँ अवतलित होती है। यहाँ पे क्या होती है, अवतलित होती है। इस तरीके से हवाएं जाकर के यहाँ उच्च दाब क्षेत्र में वापस क्या होती है, अवतलित हो रही है। अवतलित मतलब नीचे आना।
निम्न दाब क्षेत्र, लो प्रेशर में हवाएं बेसिकली, वायु बेसिकली अभिसरित होती हैं, अभिसरित होती हैं, इसकी तरफ आती हैं और ऊपर उठती हैं। चारों तरफ से हवाएं आई और ऊपर उठना शुरू हुई। उच्च दाब क्षेत्र में, हाई प्रेशर एरिया में हवाएं अवतलित होती हैं। हवाएं जो हैं बेसिकली धरातल पर बेसिकली क्या हो रही है आपके पास में, वह धरातल पे आ रही है और धरातल पे आकर के कुछ हवाएं वापस इधर चली गई, कुछ हवाएं वापस इस डायरेक्शन में चली गई ना। तो इनका क्या हो गया आपके पास में, अपसरण हो गया। क्या हो गया, अपसरण हो गया, डाइवर्जेंस। इसको क्या कहेंगे हम लोग, डाइवर्जेंस, और इसको कहेंगे कन्वर्जेंस। यहाँ पे हवाएं जो है लो प्रेशर में क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है, यहाँ पे अपसरित हो रही है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो अभिसरण के कारण यहाँ पे जो अतिरिक्त के अतिरिक्त वायु हैं आपके पास भ्रमिल रूप से संवहन धाराओं के रूप में पर्वतों के साथ साथ वातावरण के सारे ऊपर उठती हैं, और जो बादल बनने के कारण वर्षा के लिए आवश्यक होती है। तो यहीं से बेसिकली जो ये हवाएं हैं लो प्रेशर पे ऊपर की तरफ उठती हैं, और ये हवाएं ऊपर उठ करके, है ना, ये हवाएं ऊपर की तरफ जाकर के बादल बनाती हैं और इनके कारण वर्षा होती है सर आपके पास में। ठीक है। सो भूमंडलीय पवनों के प्रारूप मुख्यतः इन बातों पे निर्भर करते हैं। सबसे पहले पवने विंड जो है आपके पास में कि सर हमारे यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, वो डिपेंड करता है हम किस लैटिट्यूड पे खड़े हैं। यहाँ पे हम किस प्रेशर बेल्ट्स पे, इक्वेटोरियल लो पे है, सब ट्रॉपिकल हाई पे, सब पोलार लो पे, या फिर पोलार हाई पे। ठीक है ना। वायुदाब पेटियों की सौर विकिरणों के साथ साथ विस्थापन, क्या हम सर्दियों के समय की बात करें कि गर्मियों की, सर्दियों की बात करेंगे आपके पास में, तो क्या होगा कि सर ITCZ नीचे की तरफ चला जाएगा, है ना, सारी दाब पेटियां नीचे की तरफ। गर्मियों की बात करेंगे तो क्या होगा, सारी दाब पेटियां ITCZ के साथ ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ मूव हो जाएगी। पृथ्वी का घूर्णन कोरियोलिस बल भी बेसिकली क्या करता है कि सर पवनों के विस्थापन के लिए एक प्रमुख बल का कार्य करता है। ठीक है। तो हवाएं जो हैं हाई से लो की तरफ जा रही हैं, हाई से लो, हाई से लो की तरफ, और लो प्रेशर के आसपास में हवाएं ऊपर उठ रही हैं, है ना, ऊपर उठ करके बादल बना के वर्षा करती हैं, और वापस वही जो कोल्ड हवा है, ठंडी हवा है, भारी हवा है, वो नीचे की तरफ क्या हो रही है, अवतलित हो रही है, नीचे की तरफ अवतलित हो रही है, और यहाँ पे हाई प्रेशर निर्माण करे। तो एक प्रॉपर साइकिल्स बन जाते हैं, यहाँ पे क्या बन जाते हैं, एक चक्र बन जाता है आपके पास में, है ना, कि सर इस लो प्रेशर से हवाएं ऊपर की तरफ उठी और हाई प्रेशर की तरफ आई, हाई प्रेशर पे अवतलित हुई, हाई से वापस लो की तरफ गई। तो ये हवाओं का बेसिकली एक साइकिल जो है आपको इक्वेटर से बेसिकली सब ट्रॉपिक्स के बीच में, इक्वेटर से सब ट्रॉपिक्स के बीच में देखने को मिलेगा, है ना। तो यह एक तरह का क्या हो गया आपके पास में, दिस इज अ सेल, है ना, इसको एक चक्र कह सकते हैं। और इस चक्र को हम लोग किस नाम से नाम दे रहे हैं दोस्तों, वी आर कॉलिंग इट एज अ हेडले सेल। ये क्या है आपके पास में, इक्वेटर पे हवाएं ऊपर उठना, ट्रॉपिक्स तक बहना, और फिर सब ट्रॉपिकल लो के पास में नीचे उतरना, फिर वापस इक्वेटर की तरफ बहना। यह हेडले सेल, हेडले चक्र का निर्माण करती है। वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है, और यहाँ पे वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है, क्योंकि जब पवनें बहती हैं तो डेफिनेटली वह पवनों के फ्रिक्शन से, घर्षण से कहीं न कहीं जो महासागर के पानी की ऊपरी सतह है उसके ऊपर भी दाब लगता है, घर्षण लगता है, और वह भी लहरों के रूप में मूव करना लगता है। तो ऑब्वियसली ये वायुमंडलीय परिसंचरण जलवायु को है, महासागरीय जल को बहुत प्रभावित करता है। अब हम लोग बात करते हैं आपके पास में इस सामान्य परिसंचरण के अंदर कि सर उच्च सूर्यताप व निम्न वायुदाब होने के कारण जो ये ITCZ इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर वाला जो जोन है, लो प्रेशर जोन है, ये क्या है आपका, लो प्रेशर जोन है सर आपके पास में। तो इस ITCZ पर वायु का क्या होगा आपके पास में, लो प्रेशर है तो हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी सर, हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी आपके पास में, और उच्च वायुमंडल में जाकर के यहाँ पे क्या होगा आपके पास में कि ये हवाएं वापस ट्रॉपिक्स की तरफ डाइवर्ज कर जाएगी, ट्रोपोस्फेयर के आसपास में, कहाँ पे, ट्रोपोपॉज के आसपास में पहुंचेगी, जिसको हम लोग शोभ सीमा कहेंगे, और शोभ सीमा के आसपास में जाकर के यह वापस 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ बैंड हो जाएगी, और वापस यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इनका बेसिकली एक यूं प्रॉपर साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल को हम लोग हेडले सेल कहते हैं। यहाँ पे भी एक साइकिल चलेगा, इसको हेडले सेल कहेंगे आपके पास में। तो शोभ मंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर शोभ सीमा है आपके पास में, और फिर यहाँ से फिर वो ऊपर चढ़ेगी, कहां तक चढ़ेगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी, नहीं सर, पृथ्वी की सतह से यह ऊपर की तरफ चढ़ती है, पर सिर्फ शोभ सीमा तक, और शोभ सीमा ट्रोपोपॉज 14 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यह पोल्स की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, और लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास में क्या है,
हाई प्रेशर बेल्ट है, ये मैकेनिकल हाई प्रेशर होते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, क्योंकि यही हवाएं जो हैं ठंडी होकर के वापस यहाँ अवतलित हो रही है, यहाँ पे डिसेंड हो रही है, यहाँ पे नीचे वापस उतर रही है, यहाँ पे उच्च दाब बन जाता है, ठीक है ना। तो 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश पे वायु एकत्रित होती हैं, अवतलन होता है, इसके कारण यहाँ पे क्या है, उपोष्ण सब ट्रॉपिकल उच्च दाब हाई प्रेशर, तो इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं, इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो इस अवतलन का यह कारण है कि 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश पर जैसे ही वायु पहुंचती है तो यह ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर के भारी होकर के वायु नीचे की तरफ आना शुरू करती है। कि सर यहाँ से वायु ऊपर उठी थी, पर ठंडी होते होते ये जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ चलने लगी है, ठंडी होने लगी, ठंडी होकर वायु भारी होकर के वापस इसी 30 डिग्री के ऊपर नीचे उतरना शुरू कर देती है, और यहां से वापस इक्वेटर की तरफ चलना शुरू कर देती है। एक साइकिल बन गया, हेडलेस सेल बन गया। ये इसी तरीके से धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है, डाइवर्जेंस होती है, और विषुवत वृत्त की ओर पुनः पूर्वी पवनों के रूप में बहती है ना। तो विषुवत के दोनों तरफ बेसिकली यहाँ पे प्रवाहित होने वाली पूर्वी पवनें अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड पर मिलती रहती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी पवनें चलेगी आपके पास में वो कहाँ पे मिल रही है, आपकी आईटीसीजेड पे मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है, आईटीसीजेड के पास में मिल रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक कोस्ट बन जाएगा, सेल बन जाएगा। तो ये जो ट्रॉपिक्स में सेल बन रहा है इसको हम लोग हेडलेस सेल कहते हैं। हवाएं उठी, ध्रुवों की तरफ गई, ठंडी होकर 30 डिग्री पे नीचे उतर गई, ठंडी होकर 30 डिग्री पे नीचे उतर गई, वापस इस हाई से इक्वेटोरियल लो, इस हाई से इक्वेटोरियल लो की तरफ चलने लगी। तो हवाएं लगातार बेसिकली जो है इस तरीके से एक सेल के रूप में बहना शुरू कर देती हैं। इसे हेडलेस सेल, हेडलेस कोस्ट कहा जाता है। तो इक्वेटर के पास में क्या बना, हेडलेस सेल। तो 30 डिग्री 60 डिग्री के बीच में क्या बनेगा, फेरल सेल। और फिर 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में क्या बनेगा, पोलर सेल। इस तरीके से आपके पास में हेडलेस सेल, फेरल सेल और पोलर सेल आपके अक्षांशीय वायु परिसंचरण को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बेसिक सी चीज जो कि क्लियर हो चुकी है। ये आपको डायग्राम बनाना है ना, दिस इज द डायग्राम दैट यू हैव टू ड्रॉ। ठीक है दोस्तों, जहां पे बताएंगे किस तरीके से यह भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, शांत पेटी है, डोल्ड्रम्स इसको कहा जाता है। यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के ऊपर। यहाँ से पवने जो हैं आपके पास में वह हमको कहाँ, पूर्व से या पश्चिम से, यह पूर्व से आती हुई प्रतीत होगी आपके पास में। तो हम इसको क्या कहेंगे आपके पास में, इन पवनों को हम लोग एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे आपके पास, जब हमने ट्रेड विंड्स नाम दिया था आपके पास में। जबकि 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो पवने चलेगी हम उसको नाम दे दें वाले पछुआ पवने, क्योंकि पश्चिम से आ रही है। 30 से 60 के बीच में पछुआ पवने पश्चिम से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। और ध्रुव से बेसिकली जो है इस सब पोलार लो की तरफ, सब पोलार हाई से सब पोलार लो की तरफ जो पवने आएगी वो कैसे आएगी आपके पास में, वह भी आपके पास में जो है प्रॉपर एक डायरेक्शन को फॉलो करने वाली है। ये डायग्राम बना लेना। चलो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम स्थानीय पवने पढ़ते हैं। देखो, स्थानीय पवनों को बेसिकली जब हम पढ़ते हैं हमको एक चीज तो बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए कि सी ब्रीज क्या होती है आपके पास में, है ना। सी ब्रीज मतलब जिसको हम लोग कहते हैं समुद्री समीर, ठीक है ना, ठंडी हवा का झोंका। देखो सर, जमीन जो होती है, लैंड जो होता है वो बहुत ही जल्दी गर्म होता है, बहुत ही जल्दी ठंडा होता है। इसकी अपेक्षा में जो पवने होती हैं आपके पास में, जमीन की अपेक्षा में आपकी जो पानी है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे ही गर्म होता है आपके पास में। जैसा सपोज मैं एक एरिया की बात करूं तो वहां पे जमीन बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, पानी गर्म हो रहा है पर धीरे धीरे गर्म हो रहा है। यहाँ तापमान 40 डिग्री है तो यहाँ 20 डिग्री है। यहाँ पे फिर क्या होगा आपके पास में, सर यहाँ पे होगा लो प्रेशर, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर। हवा कहाँ से कहाँ बहती है, हाई से लो। तो दिन में जब सूर्य के ताप के कारण जमीन ज्यादा गर्म हो जाती है, वार्म लैंड होता है, तो उस वक्त दिन में समुद्र से, जलराशि से स्थल की तरफ, लैंड की तरफ जो एक ठंडी पवनें चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इनको कहा जाता है सी ब्रीज। रात को ठीक उल्टा होगा। रात को क्या होगा आपके पास में, रात को अब क्या हुआ आपके पास में कि जैसे जमीन जल्दी गर्म हुई थी जल्दी ठंडी भी हो जाती, पानी दिन में धीरे धीरे 12 घंटे टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके गर्म हुआ है, तो रात को ठीक उल्टा हो जाता है। जमीन ओशन के ऊपर क्या हो जाता है आपके पास में, यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर, और ये बहुत ही जल्दी ठंडी होकर के यहाँ पे हो जाता है आपके पास में हाई प्रेशर, है ना। तो हवाएं यहाँ से यहाँ बहना शुरू कर देती है। रात को जो बहती है आपके पास में उनको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज इस तरीके से स्थानीय पवनों के अंदर देखी जा सकती है। तो भूतल के गर्म और ठंडे होने की भिन्नता, जो इसको हम लोग कहते हैं तापांतर के कारण,
दैनिक और वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय और क्षेत्रीय पवनों का प्रवाह होता है। जैसे आपके पास में नाम सुना होगा, आपके पास में सताना है ना, ब्लैक रिलर, चिनूक पवने हैं, आपके पास में जोड़ा है, आपके पास में नेवोटिस है, फ्राइजे में आपके पास में पेम्पोरा है ना, हर्मटन है, इसलिए है, खमसीन है, अबूब है, मिस्ट्रल है, बोरा है, फॉन है, बुरान है, पुरगा है, काराबूरन है, सामल है, सिमून है, और लू है, जैसे है ना जापान में है, यामो है आपके पास में है ना, और विली विलीज है आपके ऑस्ट्रेलिया के आसपास में, न्यूजीलैंड के आसपास में, नॉर्वेस्टर है। ये सारी क्या है आपकी, या तो ठंडी या गर्मी क्या है, अगर ब्लू है तो हम इसको बेसिकली ठंडी पवन कहेंगे, लाल से बनाई हुई तो गर्म पवन कहेंगे, जो कि अलग अलग महाद्वीपों के क्षेत्रों के अंदर, विश्व के अंदर गर्म और ठंडी स्थानीय पवने हैं, है ना, लोकल विंड्स है, पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर टाइम में उस एरिया में बहती है, साल भर नहीं बहती है। ठीक है, चलो फिर स्थल और समुद्री पवन की हम लोग बात ऑलरेडी कर ही चुके हैं सर, आपके तापांतर और दाबांतर के कारण ये हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक और चीज, पर्वत और घाटी पवन है, जिसको हम लोग कहते हैं माउंटेन एंड द वैली ब्रीज। देखो दिन में बेसिकली क्या है, पर्वत की चोटियां जल्दी गर्म हो जाती है, तो यहाँ पे बेसिकली गर्म होने के कारण क्या होगा सर, यहाँ इसको गर्म होने के कारण मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पे जो है लो प्रेशर मेंटेन है सर, वैली जो है वो ठंडी है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या है हाई प्रेशर, तो हवाएं कहाँ से कहाँ चलेगी, हाई से लो की तरफ चलेगी, है ना, तो वैली से माउंटेन की तरफ चलेगी, तो दिन में घाटी से हवाएं आएगी, रात को क्या है कि यही जमन, यही माउंटेन, यही लैंड बहुत ही जल्दी ठंडा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में हाई प्रेशर मेंटेन, और वैली जो है यहाँ पे अब होगा हाई प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर, तो अब हवाएं कहाँ से कहाँ चलेगी, माउंटेन से वैली की तरफ चलेगी। ठीक है ना, तो इनको माउंटेन ब्रीज का नाम दिया जाएगा। देखो दिन में बेसिकली क्या हो रहा है, दिन में बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो पीक है, ये जो पीक है आपके पास में गर्म हो रही है, और जैसे ये पीक गर्म हो रही है तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास में लो प्रेशर, वैली जो है यहाँ पे है हाई प्रेशर, तो यहाँ से जो है पवने ऊपर की तरफ जाती हैं, है ना, तो वैली ब्रीज, वैली ब्रीज, अप वैली ब्रीज, है ना। अब रात को क्या होगा आपके पास में, रात को क्या होगा कि सर वैली ठंडी हो चुकी है आपके पास में, है ना, अब ये जो दिन में जो गर्म हुआ था आपके पास में ये ठंडा हो चुका है एरिया, तो माउंटेन पीक कोल्ड है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, और वैली में क्या है लो प्रेशर, तो अब विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी सर, अब विंड जो है वह फ्लो करने वाली है आपके पास में हाई से लो की तरफ, है ना, हाई से लो की तरफ, माउंटेन से वैली की तरफ, पर्वतों से घाटी की तरफ, तो यहाँ पे इनको पर्वत समीर कहा जाता है, जो रात को चलती हैं। बस ये दो चीजें हैं। एयर मासेस क्या होता है, एयर क्या है सर आपके पास में कि वायु किसी समांगी क्षेत्र में एक पर्याप्त लंबे समय तक रहती है, उस क्षेत्र के गुण को धारण कर देती है। हम कहते हैं कि सर कोई भी एक एरिया है ना, इक्वेटर है, पोलार है, कोई भी है, तो सर यहाँ वाला एरिया तो गर्म होगा, इक्वेटर वाला एरिया है ना, पोल वाला एरिया जो है वो ठंडा होगा आपके पास में, तो सर सपोज इस पोलार एरिया में अगर कोई हवा है आसपास की ठंडी होगी, इक्वेटर वाले एरिया गर्म एरिया में अगर कोई हवा है तो गर्म होगी। तो सर वायु किसी भी क्षेत्र में रहती है तो उस क्षेत्र के गुण धर्म भी बेसिकली वो अपना लेती है, कि जैसे तापमान उस क्षेत्र का होगा वायु का भी वो हो जाएगा, तो उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। और यह समांग क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। तापमान व आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु वायु राशि कहलाती है। मतलब इसका एक टेम्परेचर या तो ठंडा है या गर्म है, आर्द्रता या तो कम है या ज्यादा है। तो ये पर्टिकुलर अगर ज्यादा गर्म हुई आपके पास में वायु राशि, तो इसको बेसिकली हम लोग क्या कह देंगे कि सर यह वार्म एयर मास है। अगर ठंडी है तो हम लोग कह देंगे कोल्ड एयर मास है सर आपके पास, तो ये वायु राशि कहलाती है। ये क्या कहलाती है आपके पास में, वायु राशि कहलाती है, एयर मास कहलाते हैं आपके पास में। तो वायु का यह वृहद भाग बहुत ही बड़ा भाग होता है, जिले क्या, राज्य क्या, देश इसके अंदर आ जाते हैं। मतलब इतना बड़ा एक कॉन्टिनेंट पे, इंडियन कॉन्टिनेंट पे, यूरोप के ऊपर, आर्कटिक, एंटार्कटिक, पैसिफिक के ऊपर, इतने बड़े एरिया के अंदर कैसा तापमान है, कैसी आर्द्रता, उसके अनुसार वहां की हवा का, जल राशि का, वायु राशि का टेम्परेचर और आर्द्रता होने वाली। ठीक है दोस्तों, तो ये समांग धरातल जिन पर वायु राशियां ये बनती है, वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना, तो अलग अलग एरियाज में बेसिकली अलग अलग, देखो ये जैसे पूरा आपका अफ्रीका के आसपास में, यह आपका अटलांटिक में, यह आपका समुद्र के ऊपर है। तो यहाँ पे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय महासागर में अलग तरह की जलवायु, अलग तरह का जो वायु राशि होगी। उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल में अलग होगा, अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागरों में अलग होगा, उच्च अक्षांशीय अतिशीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र में अलग होगा, स्थायी रूप से बर्फ से आच्छादित महाद्वीपीय आर्कटिक अंटार्कटिक में बेसिकली अलग होगा। तो इस तरीके से हम लोग इनको नाम राशि करते हैं। जैसे उष्ण कटिबंधीय महासागर है, महासागर मतलब मैरीटाइम, है ना, उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल, तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल। उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय मतलब महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट है, और उष्ण कटिबंध मतलब
ट्रॉपिक्स की बात कर रहे हैं। ध्रुवीय महासागरीय, अब ध्रुव की बात करें, ध्रुव मतलब हो गया पोलार, महासागर है तो मैरीटाइम, एमपी। ध्रुवीय महाद्वीपीय, अब सर महाद्वीप का मतलब हो गया सर कॉन्टिनेंट, ध्रुवीय मतलब हो गया पोलार, महाद्वीपीय आर्कटिक, महाद्वीपीय मतलब कॉन्टिनेंट, आर्कटिक मतलब ये। तो सर इस तरीके से ये 5 विस्तृत जलवायु राशियां आपको यहाँ पे देखते हैं। तो ये एमपी क्या हुआ कि सर ये ध्रुवीय एरिया के महासागरों की बात कर रहा है, जैसे आर्कटिक के आसपास की, है ना, एंटार्कटिक, आर्कटिक की बात कर सकता है, या एंटार्कटिक की बात कर सकता है ये, ठीक है ना। एमपी क्या हो गया आपके ध्रुवीय महासागर की बात कर दी। सर सीपी क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल पोलार, जैसे कनाडा वाला एरिया है ना, ग्रीनलैंड वाला एरिया, आर्कटिक वाला एरिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से बात कर सकते हैं। सर एमटी क्या हो गया सर आपके पास में, कि सर एम का मतलब हो गया सर महासागर है, टी का मतलब हो गया ट्रॉपिक्स, है ना, इक्वेटर के आसपास की बात करते हैं सर, ट्रॉपिक्स कर्क रेखा मकर रेखा के आसपास की बात करते हैं। तो सर ये इतना बड़ा वायु राशि होगा कि सर ये लाखों वर्ग क्षेत्रफल के अंदर बेसिकली यह फैला हुआ होगा। तो उष्णकटिबंधीय इक्वेटर के आसपास की वायु राशियां हैं वो गर्म होती हैं, ध्रुवों के आसपास की राशियां हैं वो ठंडी होती हैं। तो जनरली बेसिकली इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कोडिंग वगैरह दी जा सकती है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से। पर सर सपोज ये ठंडी वायु राशि, ये गर्म वायु राशि, अब मेरे को बताओ भारी कौन होगा, कोल्ड एयर भारी होगी कि गर्म होगी, कोल्ड, ठंडी हवा भारी हवा होती है। अच्छा, जब भी ठंडी और भारी हवा एक दूसरे से जो ये वायु राशियां हैं ये एक दूसरे से टकराएगी, तो क्या होगा आपके पास में, इनकी सीमा होगी आपके पास में, ये एक बाउंड्री क्षेत्र बनेगा आपके पास में। और ये पर्टिकुलर जो बाउंड्री क्षेत्र होगा इसको कहेंगे आपके पास में वातागर, इसको क्या कहेंगे आपके पास में, फ्रंट। फ्रंट कहेंगे कि सर ऐसा एरिया जहां पे ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि से मिल रही है, फ्रंट जनरेशन हो गया सर आपके पास में। फिर क्या होगा सर आपके पास में कि सर ठंडी हवा जो है भारी है, गर्म हवा हल्की है, तो जब भी ठंडी हवा आगे बढ़ेगी तो किसको ऊपर उठाएगी, गर्म हवा को ऊपर उठा देगी। तो ठंडी हवा हमेशा क्या करेगी आपके पास में, जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो वह एक नया फ्रंट जनरेट करती है, इसको कहेंगे कोल्ड फ्रंट। क्या कहेंगे, कोल्ड फ्रंट। और धीरे धीरे क्या करेगा, ये हवाओं को, गर्म हवाओं को ऊपर उठाए। और गर्म हवाओं का तो नेचर में होता है ऊपर उठ करके बादल बनाना, बादल बनाना और बारिश करना। तो फ्रंटोजेनेसिस होगा, वाताग्र जनन होता है आपके पास में, जिसमें शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, है ना, आपके पास में जनरेट होगा, ठीक है। और जैसे ही वह गर्म वायु राशियों को ऊपर धकेलता है यहाँ पे, तो इसको शीत वाताग्र कह देते हैं आपके पास में। और यदि गर्म वायु राशि आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ जाती, जैसे वार्म एयर है, या आक्रामक रूप से इन गर्म वायु राशियों के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो इसे को वार्म फ्रंट कहते हैं आपके पास में। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अति विशिष्ट वाताग्र कहते हैं। और वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं, तीव्र वायुदाब और दाब प्रवणता के कारण होते हैं, तापमान प्रवणता के कारण होते हैं, टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस होता है, अचानक जब उसमें बदलाव आता है तो ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं, अचानक से। जैसे आप एक जगह तो कोल्ड में, जैसे थोड़ा सा इससे कुछ किलोमीटर आगे गए तो सर एकदम गर्म हवा, है ना। तो यहाँ पे इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनती है, वह वर्षा होती है, ठीक है। तो ये ठंडी हवा इस गर्म हवा को क्या कर रही है, ऊपर उठा रही है, बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है। तो कोल्ड एयर पुशिंग अवे द वार्म एयर, है ना, पुशिंग अवे द वार्म एयर। तो ये फ्रंट जनरेशन है आपके पास में, वाताग्र जनन है, बेसिक सी चीज है। अब ये कह रहे हैं कि ये चक्रवाती वायु प्रणालियां होती हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, है ना, जो उष्ण कटिबंध से दूर है, मतलब ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाला जोन जो है ये ट्रॉपिक्स है। अब इससे ऊपर की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया की बात कर, वी आर टॉकिंग ऑफ दिस एरिया, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है, ये चक्रवातीय वायु प्रणालियां होती है, तो उष्ण कटिबंध से दूर हैं, वे मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं, है ना, या तो मिडल या फिर अपर लैटिट्यूड्स में बेसिकली ये डेवलप होते हैं, मतलब 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 80, 90 डिग्री के आसपास में। और वहां उन्हें बहिर उष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, इन्हें टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहा जाता है, व्हाट वी आर कॉलिंग। यहाँ पे जो साइक्लोन्स आएंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेट साइक्लोन, या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, कैसे ट्रॉपिक्स के बाहर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना। तो बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो मध्य व उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से बेसिकली गुजरते हैं वह मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आता है। तो
तो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लॉन्स होंगे आपके पास में, वो ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। क्यों बने आपके पास में कि सर पोलार एरिया में बेसिकली क्या है, कोल्ड एयर है, यहाँ पे वार्म एयर है। तो कोल्ड एयर और वार्म एयर जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे फ्रंट जनरेशन होगा, और वो फ्रंट धीरे धीरे बेसिकली जो है साइक्लिक वे में बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लोन बन जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण व उत्तरी से ठंडा हवा प्रवाहित होती है। वाताग्र के अनुसार वायुदाब कम हो जाता है। कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर, वह ठंडी वायु दक्षिण दिशा की दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवाती परिसंचरण करती है, और चक्रवाती प्रवाह से बेसिकली जो है चक्रवात का विकास होता है ना। कि सर नीचे से आ रही है इक्वेटर के आसपास से गर्म हवा, है ना, ऊपर से आ रही है ठंडी हवा, एक दूसरे से टकराती हैं, फ्रंट का जनरेशन होता है। और इस फ्रंट के जनरेशन से बेसिकली क्या होगा कि सर ठंडी हवा गर्म हवा को पुश करती है, गर्म हवा ठंडी हवा को पुश करती है, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट निर्माण होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे ही आपके पास पे कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट का निर्माण होगा, देखो क्या होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि सर ये चक्रवात कैसे बन गया, दो अलग अलग वायु राशियां मिली तो चक्रवात क्यों बन गया सर। सब कि सर ये वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट मतलब गर्म वायु ठंडी वायु को धकेल रही है, कोल्ड फ्रंट मतलब ठंडी हवा गर्म हवा को धकेल रही है। यहाँ पे ठंडी हवा है, यह यहाँ पे जो गर्म हवा है इसको आगे धकेल रही है, इसको क्या कहा उन्होंने, कोल्ड फ्रंट। और ये गर्म हवा फिर क्या कर रही है कि एक क्षेत्र के बाद में वापस ठंडी हवा है, तो यह गर्म हवा इस ठंडी हवा को धकेल रही है, तो ये कोल्ड फ्रंट है आपके, ये वार्म फ्रंट है, ये आपके कोल्ड फ्रंट, ठीक है ना। तो एक समय के बाद में क्या होगा, एक समय के बाद में क्या होगा कि पूरा ही एरिया जो है आपके पास में बैंड होने लग जाएगा। तो कोष्ण वायु जो गर्म हवा है वो आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाएगी, ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाएगी। तो उष्ण वाताग्र जो ये वार्म आपका फ्रंट है, वार्म वाताग्र है, वो पहले भाग में स्तरी में यहाँ पे बादल दिखाई देते हैं, फिर यहाँ पे वर्षा होती है आपके पास में, और पीछे क्या आ रहा है, यह शीत वाताग्र कोल्ड फ्रंट आ रहा है आपके पास में। यह कोल्ड फ्रंट आपकी जो उष्ण वायु है इनको ऊपर धकेल देता है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे बेसिकली जो है शीत वाताग्र के साथ कहीं न कहीं आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, कपासी मेघ बनते हैं। कैसे बादल बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, कपासी मेघ बनते हैं। और शीत वाताग्र व उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं, ठीक है ना। कोल्ड फ्रंट जो है वह वार्म फ्रंट से फास्ट चलते हैं, कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट से भी फास्ट मूव कर रहे हैं। अंततः उष्ण वाताग्र जो है, वार्म फ्रंट जो है वो पूरी तरह हट जाते हैं, वार्म फ्रंट खत्म हो जाएगा आपके पास में, और कोष्ण वायु ऊपर उड़ जाती है आपके पास में, और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता, और अधिविशिष्ट वाताग्र बनता है, फ्रंट ऑक्लूजन हो जाता है, इससे चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से होता है। देखो क्या होता है शुरुआत के अंदर कि सर ठंडी हवा गर्म हवा के अंदर प्रेस कर रही है, गर्म हवा ठंडी हवा में प्रेस कर रही है, तो सर ये लाल वाला क्या हुआ कि सर नीचे की गर्म हवा ऊपर की तरफ जाना चाह रही है, ब्लू वाला क्या हुआ, ऊपर की ठंडी हवा नीचे की तरफ आना चाह रही है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गया आपके पास में। तो यहाँ पे इसको विंड शेयर कहा जाता है। फिर है इंटेंशंस ऑफ द फ्रंट। अब क्या होता है कि सर ये जो ठंडी हवा है, कोल्ड फ्रंट है, यह इस गर्म हवा को आगे की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है सर, पुश कर रहा है। तो यहाँ की हवाएं जो है पुश करना शुरू कर देती है इस हवाओं को, है ना, गर्म हवाओं को। पुश करते 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 क्या होता है कि एक साइक्लिक मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही यहाँ पे कोल्ड और वार्म फ्रंट आगे आगे एडवांस करना शुरू करते हैं, पवने बेसिकली साइक्लिक फॉर्मेशन में मूव करना शुरू कर देती है, और यहीं पे बेसिकली जो है साइक्लोन जनरेशन हमको दिखता है, क्योंकि हवाएं चक्रीय रूप से गति करना शुरू कर देती है, ठीक है। बस ये बेसिक सी चीज है जो आपको समझना है। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन से होंगे, वह चक्रवात जो ट्रॉपिक्स में आते हैं, वो चक्रवात जो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में ट्रॉपिक्स में देखने को मिलने वाले हैं। तो सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत ही आक्रामक तूफान होते हैं, आपके महासागरों पर आते हैं, तटीय क्षेत्रों पर की तरफ ये बढ़ते हैं, और चक्रवात बहुत ही आक्रामक पवनों का बेसिकली एक विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लेके आते हैं, विध्वंसक भी होते हैं आपके पास में, है ना। हिंद महासागर में चक्रवात कहलाते हैं, अटलांटिक ओशन में इन्हीं कोई बेसिकली हरिकेन कह देंगे, पश्चिमी प्रशांत और चीन में इसको टाइफून कह देंगे, और ऑस्ट्रेलिया में इनको विलीविलीज के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। क्या हो क्या रहा है अब, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए कुछ परिस्थितियां जरूरी। सबसे पहले तो बेसिकली क्या है, तापमान जो है 23.5 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है समुद्र का, पहला। दूसरा है सर कोरियोलिस बल। अच्छा, कोरियोलिस बल से क्या होगा सर, साइक्लिक मूवमेंट होगा हवाओं का, ठीक है सर। फिर हवाएं जो हैं लो प्रेशर हैं, इसके कारण हवाएं जो हैं ऊपर की तरफ
उठनी चाहिए। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए और कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या फिर निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण होना चाहिए आपके पास में। क्या होना चाहिए? लो प्रेशर बेल्ट होना चाहिए कमजोर, और समुद्री तल पर ऊपरी अपसरण होना चाहिए ना, विंड्स डाइवर्ज होनी चाहिए। तो यहाँ पे लो प्रेशर पे क्या होगा? हवाएं ऊपर उठनी चाहिए आपके पास में प्रॉपर, और ऊपर उठते टाइम कैसे करेगी? कोरियोलिस बल के कारण चक्रवाती गति करते हुए ऊपर उठेगी आपके पास में। तो चक्रवातों को और अधिक विध्वंस बनाती हैं, ऊर्जा में सघनन यानी कंडेंसेशन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघ बनते हैं, मतलब आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं इसमें, और तूफान के केंद्र को घेर लेते हैं। समुद्र में लगातार आर्द्रता की आपूर्ति होती रहती है क्योंकि पानी मिलता है वाटर वेपर के रूप में, तो यहाँ पे ये इंटेंस हो जाते हैं और स्थल पर पहुंच करके इनकी आर्द्रता इंटेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि पानी वाटर वेपर नहीं मिल पाता लैंड पे, और ये क्षीण हो जाते हैं। इसी को बेसिकली जब ये जमीन पे पहुंचता चक्रवात, इसे लैंडफॉल कहा जाता है। इस स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं उसे चक्रवात कहा जाता है। ये चक्रवात 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं और उनकी दिशा अनिश्चित होती है ना, तो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, विध्वंसक होते हैं काफी ज्यादा, ठीक है ना। सेंटर वाला जो जोन होता है आपके पास में, इसको आई ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है। इसके चारों तरफ जो है हवाएं एक तरीके से जो है वोर्टेक्स रूप में मूव करते हुए ऊपर की तरफ जाती हैं, और बाकी की हवाएं जो है डिसेंड करके नीचे की तरफ आती है। तो इसके सेंटर में क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। आई ऑफ द साइक्लोन में क्या होगा? आई ऑफ द साइक्लोन में क्या होगा? हाई प्रेशर होगा, शांत परिस्थितियां होगी यहाँ पे, ठीक है। सो ये इस तरीके से होता है, हमेशा समुद्र के ऊपर आएगा आपके पास में, लो प्रेशर होना चाहिए, हवाएं ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, ऊपर उठते टाइम बेसिकली वह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपके पास में ट्रॉपिक्स इक्वेटर के ऊपर की है या नीचे की, उसकी तरफ बात की जाएगी। जमीन पे जैसे ही पहुंचेगा लैंडफॉल कहलाएगा, वाटर वेपर नहीं मिल पाएगा, खत्म हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक तूफान होता है। तो आई जो होता है आपके पास में वो इसके केंद्र में बनता है, इसके चारों तरफ प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण होता है, और इसकी आंख जो सेंटर में है वो आई कहलाती है। आई लगभग 100 से लेकर के 200 किलोमीटर तक बड़ी हो सकती है, ठीक है। और इसका केंद्र अक्षु क्षेत्र जो होता है, आई एरिया जो होता है वो शांत होता है, मतलब आई के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, हवाएं कोई भी बारिश या फिर कोई भी तरह की है ना, तो यहाँ पे पवनों का अवतलन होता है, डिसेंडिंग है, हाई प्रेशर है यहाँ पे। सो अक्षु भित्ति कहा जाए आपके पास में, आई वॉल जो होती है अक्षु भित्ति के चारों तरफ, यहाँ पे बेसिकली क्या है? आइस के चारों तरफ जो है आई वॉल है, अक्षु के चारों तरफ अक्षु भित्ति है, और जहां वायु का प्रबल व वृत्ताकार रूप में आरोहण होता है, ऊपर की तरफ उठती है, और यह आरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुंचता है, और इसी क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी बेसिकली इनका वेग होता है। इनका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, है ना, इस एरिया तक बेसिकली अगर देखें तो इसका व्यास कितना होता है? 600 से 1200 किलोमीटर तक बेसिकली फैला होता है। और इनकी विंड स्पीड कितनी होती है ना, इनकी जो परिसंचरण प्रणाली में पवनों की गति जो होती है वो 300 से 500 किलोमीटर प्रति दिन के दर से बेसिकली आगे बढ़ते हैं आपके पास, बहुत ही हाई स्पीड विंड्स होती हैं ये, ठीक है ना। और बादल होंगे, और यहाँ पे कहीं न कहीं जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? विध्वंसक तूफान, है ना। तो तड़ित झंझा यहाँ पे, टॉर्नेडो भी बेसिकली यहाँ पे इसी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, है ना। तो प्रबल संवहन के कारण ये ऐसा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो मेघ होगी, आपके गरज होगी, बिजली उत्पन्न होगी आपके पास में। तो बादल अधिक ऊंचाई पे जाते हैं जहां पे तापमान शून्य रहता है, वहां पे ओले भी बनेंगे, तो ओलावृष्टि भी होती है कई बार। आर्द्रता कम होती है आपके पास में, तो तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लेके आती हैं, और तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह होता है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है, ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और वहां पे जाकर के बारिश करवाते हैं, ठीक है ना। और नीचे की तरफ जो कहीं न कहीं वात प्रवाह हो रहा है, पृथ्वी पर ठंडी वायु व वर्षा लेके आते हैं, ठीक है ना, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। तो इसको क्या कहते हैं? टॉर्नेडो भी कहा जाता है ना, भयंकर विनाशकारी तूफान। तो ये मिडल लैटिट्यूड में आता है, मतलब 40 से 60 डिग्री के बीच में, है ना। और समुद्र पर टॉर्नेडो को बेसिकली जो है वाटर स्पाउट्स कहते हैं, जल स्तंभ कहा जाता है ना, क्या कहते हैं? वाटर स्पाउट्स कहते हैं। चलो देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व करो। तो इसे धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है, तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना हो सकता है? सर कम ही होगा, है ना, कम ही होगा आपके पास में। क्या वह 1100 हो सकता है? सर आपने कहा कि ऊंचाई के साथ तो कम होगा, तो सर 1100 और 1300 तो हो नहीं सकता। क्या वह 700 मिलीबार हो सकता है? 700 मिलीबार हो सकता है या 900 मिलीबार हो सकता है? सर कम होगा, पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे कितना कम होने वाला? तो हमने एक लैप्स रेट देखी थी, हमने बताया था कि सर प्रति ऊंचाई पे, है ना, प्रति मीटर पे इतना कम होने वाला है। तो आप बताने वाले 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे कितना कम हो जाएगा।
अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ होता है, जिसको हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, कहाँ होगा आपके पास में, है ना। तो ये कन्वर्जेंस जोन जो होगा वो कहाँ होगा आपके पास में, जल्दी से बताओ, कम ऑन। ITCZ कहाँ है, इक्वेटोरियल जोन में विषुवत रेखा के निकट। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की क्या दिशा होगी, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनें बेसिकली कैसे बढ़ेगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, समदाब रेखाओं के समकोण पे या समानांतर पे, है ना। चलो बताओ, वायुदाब राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र कहाँ होते हैं ना, तो वायु राशियां कहाँ बनती है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, हिमालयाज में, डेक्कन प्लेट्यूज में, या फिर साइबेरिया का मैदानी भाग। जल्दी से बताओ कहाँ बनेगी ये। चलो, कोई भी डाउट आए यू जस्ट राइट टू मी एट द JJ Sir PW UPSC। PDF प्राप्त कर सकता है आप @Jagdish_Jangid123। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इज देयर इज एनी क्वेरी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद दैट एज वेल। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल। बच्चों रिवाइज करना मत भूलिएगा इसको। थैंक यू।